नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में फिलहाल बारूदी जंग कुछ दिनों के लिए रुक गई है। ट्रंप ने ईरान के साथ खत्म हो गए सीज फायर की अवधि को बढ़ा दिया है। सीज फायर को बढ़ाते हुए ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि जल्द ही ईरान बातचीत के लिए टेबल पर आए। इधर भले ही ट्रंप धमकी दे रहे हूं, सीज फायर को बढ़ा रहे हूं, लेकिन ईरान के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे चरण की शांति वार्ता से दूरी बना ली है। इसका क्या मतलब समझा जाए? इधर ईरान में मिसाइल के साथ परेड भी निकाली जा रही है। ईरान इस युद्ध में खुद को अपर हैंड पर देख रहा है। तो क्या ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका फंस गया है? होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है। मिडिल ईस्ट में सीज फायर और नाकेबंदी दोनों चल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। ऐसे में क्या समझा जाए? आने वाले दिनों में क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर जिद में दुनिया को युद्ध में झोंक दिया जाएगा? इस बीच देखिए, खबर यह भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता अधर में लग गई। और हालांकि ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी सवाल यही कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कब तक होगी, क्योंकि शांति वार्ता पर सस्पेंस पहले से ही बना हुआ था और वो अधर में लटकी हुई नजर आई। तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी, लेकिन पहले आपको बताती हूं कि पिछले 24 घंटे में वॉर जोन से क्या क्या अपडेट्स हैं। तो देखिए क्या क्या अपडेट्स हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सीज फायर को बढ़ा दिया। सबसे राहत बड़ी खबर ये सामने आई, ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए हालांकि अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहने वाली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में एकजुटता नहीं है, इसीलिए वक्त लग रहा है संवाद को फाइनल होने में। ईरान को ट्रंप की धमकी अगर डील नहीं हुई तो हम हमले के लिए तैयार हैं, ये भी ट्रंप बार बार कह रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए यूएस फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाई है, ये भी जानकारी है। इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता के लिए नहीं पहुंचा डेलीगेशन, बड़ी खबर ये भी है। और साथ ही साथ हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ खुरम शहर की नुमाइश की है, तो ईरान भी लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज पार करके भारतीय जहाज देश गर्मा आज भारत पहुंचेगा, ये जानकारी। ट्रंप बोले ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप की तरफ से कई बड़ी बातें पिछले 24 घंटे में कही गई हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बताते हैं, जहां मिडिल ईस्ट न्यूज पर बिग ब्रेकिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट किया है। ईरान का प्रस्ताव आने तक सीज फायर जारी रहेगा, ट्रंप कह रहे हैं। अभी ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। बातचीत का चैनल बंद होने के बाद ही युद्ध का फैसला होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात करीब 1:30 बजे एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम को बढ़ाने की घोषणा की। ट्रंप ने यह कदम ईरान को बातचीत के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो देखिए, ट्रंप ने ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को मौका देने के लिए सीज फायर को आगे बढ़ाया है। हालांकि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी के चलते समझौता अभी भी नाजुक हालात में है और किसी भी समय तनाव बढ़ सकता है। आपको बताते हैं कि ट्रंप के ऐलान की बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। तो ऐलान की बड़ी बात यह है कि ईरान का प्रस्ताव आने तक सीज फायर जारी रहेगा। शांति समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव का इंतजार किया जाएगा। अभी ईरान पर अमेरिका फिलहाल कोई हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नाकेबंदी हालांकि जारी रहने वाली है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। शांति वार्ता को लेकर ईरान की सरकार में मतभेद है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। बातचीत का चैनल बंद होने के बाद ही अब युद्ध का फैसला होगा, यानी जब तक बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। अमेरिका फिलहाल ईरान पर फैसला नहीं करेगा। और एक बड़ी खबर यह भी है कि सीज फायर बढ़ाने पर सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बयान सामने आया। अब्दुल्ला हाजी सादेगही ने सीज फायर को खारिज किया। अभी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है। सादेगही ने कहा तभी बातचीत करेंगे जब दुश्मन हमारी शर्तें मान लेगा। और एवीएम पीके श्रीवास्तव हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए, कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और एवीएम श्रीवास्तव, जिस तरह की पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रात के 1:30 बजे, क्या उसको देख करके ये कहना गलत होगा कि ईरान के सख्त तेवरों के आगे ट्रंप को बैकफुट पर एक बार फिर से आना पड़ा है? श्वेता, बिल्कुल सही आपने कहा। उसकी पोस्ट की लैंग्वेज भी देखिए, ट्रंप के स्टैंडर्ड से बहुत मॉडरेट है। बिल्कुल, मतलब पहली बार ट्रंप को ये शायद समझ में आया है कि अगर हम एट द हाईएस्ट लेवल अपना इस तरह का पोस्ट करते रहेंगे जहां धमकी आती रहती है और जिसमें दूसरे देश को ये लगे कि इन दिस केस ईरान को कि उन्हें सरेंडर इंस्ट्रूमेंट पर साइन करना है, तो नेगोशिएशंस नहीं हो सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, ये विश्व के लिए भी अच्छी सूचना है कि ट्रंप अब इस बात को समझ रहे हैं कि हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, शांति वार्ता करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप एक पत्र लिख के लाए कि ये चीज़ें हैं, इसको आप मान लीजिए, यही आपका सरेंडर है गन पॉइंट पर। मुझे लगता है अब बात यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ सकती है,
ट्रंप ने ऑफकोर्स एक डिटूर लेने की कोशिश की है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी ईरानियंस चूंकि फ्रैक्चर्ड हैं, उनका अपना कोई एक हाथ में कमान नहीं है, तो उनको फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। ये उन्होंने एक ईरानियन रजीम में फ्रैक्चर को भी सामने लाने की कोशिश की है एज एन ऑफ रैंपिंग मैकेनिज्म, जो शायद नहीं है। अब ईरानियन जो रजीम है वो और हार्ड लाइनर्स के उसमें आ गई है, कंट्रोल में आ गई है, और उनको ये पता चल गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और हमारे पास जो 440 केजी यूरेनियम है 60% इनरिच्ड, वो हमारा बहुत बड़ा लेवरेज है। वो ज़रूर अमेरिका को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएगा, जिसमें हमारे सैंक्शंस हटने की संभावना है, और हमारे ऑयल के ऊपर भी सैंक्शंस हटने की संभावना है, हमारे फ्रोजन एसेट्स के मिलने की संभावना है। शायद अगर उसका संकेत दिया जाए तो ईरान ज़रूर शांति वार्ता की टेबल पर आएगा। बिल्कुल। और कर्नल राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए। कर्नल राठौर, अब यहाँ से आप युद्ध को आगे जाते हुए किस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सीज फायर का ऐलान हो गया है, कोई मियाद अब इस बार नहीं बताई गई है। इसका मतलब है कि हम उम्मीद करें कि अब लंबे वक्त तक जो शांति है मिडिल ईस्ट में वो हमें नजर आएगी और वेस्ट एशिया के जो हालात बने हुए हैं वो बेहतर होंगे पहले से। श्वेता, यहाँ पे आप देखिए कि दुनिया में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक पीस टॉक्स का ऐलान होने के बाद पीस टॉक कैंसिल की गई। बिल्कुल ऐसा इस्लामाबाद में हमने होते हुए देखा। ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ है बेमियादी है, इसके बारे में बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन जिस तरीके के तेवर ईरान की तरफ से आ रहे हैं और उनके बयानात आ रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए मिलिट्री ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है गल्फ की कंट्रीज़ को कि आप ऑयल के बारे में भूल जाइए अगर हमारे ऊपर हमला हुआ। तो यहाँ से मैं एक शांति की तरफ जाते हुए नहीं देख रहा हूँ इस सारी घटनाक्रम को। मुझे लग रहा है कि जरा सा भी एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेप किसी भी पक्ष की तरफ से और होने के काफ़ी चांसेस हैं। ईरान के एक दूसरे जहाज को भी अमेरिका ने पकड़ लिया है, तो यहाँ से हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ फिर से मुड़ सकते हैं। और शायद ही एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट हो, ब्रीफ हो, लेकिन ट्रंप भी सोच रहे हैं कि ईरान की जो ये अभी अकड़ है वो बिना कॉन्फ्लिक्ट में रिटर्न किए हुए शायद न खत्म हो। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से शांति आने वाली है। और दूसरी चीज, हॉर्मुज़ खुला नहीं है, तो बाकी लोग जो युद्ध के पक्ष भी नहीं है, जिनको एनर्जी संकट से जूझ रहे हैं, उनको तो ऐसे भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और आप दोनों हमारे साथ बने रहे, क्योंकि देखिए ईरान में जिसका डर था लगता है वो खेल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर सियासी तौर पर दो फाड़ करवा दिया है। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था। ईरानी सरकार और सेना में तकरार से ऐसा लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद पूरा होने वाला है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा है कि ईरान में नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसी जानकारी मिल रही, खुद ईरान की सेना यानी IRGC ने ही ईरान की सत्ता पर कंट्रोल कर लिया। ईरान में अब मुस्तफा खामनेई की नहीं चल पा रही, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। पेजेश्कियान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। IRGC ने खामनेई को सरकार से अलग थलग कर दिया और सरकारी कामकाज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। और ईरान की सत्ता से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो खबर यह आ रही है कि ईरान अब मुस्तफा खामनेई की वहां चल नहीं पा रही, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। पेजेश्कियान भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और IRGC के हाथों ईरान के कमान संभालने की चर्चा है। ट्रंप ने भी इस बात को लेकर के अपने पोस्ट में जिक्र किया है। सरकारी कामकाज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली IRGC ने, कई रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है। तो ईरान में सैन्य तख्ता पलट की बड़ी आशंका है। IRGC के हाथों ईरान की कमान संभालने की चर्चा है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी के हाथ में नियंत्रण है, सूत्र बता रहे हैं। वाहिदी ने विदेश मंत्री अरागची का फैसला पलट दिया। वाहिदी के आदेश पर कूटनीतिक फैसलों की बजाय होर्मुज पर सख्ती का रुख नजर आ रहा है। तो क्या यह माना जाए कि तेहरान की सत्ता पर अब किसी नेता की नहीं बल्कि जनरल के पैरों तले? चर्चा है कि ईरान की सैन्य ताकत ने होर्मुज की लहरों से लेकर कूटनीति की मेज तक सब कुछ बदल दिया है। विदेश मंत्री अरागची के शांति प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंककर अब IRGC चीफ अहमद वाहिदी खुद ईरान का असली सुल्तान बन गए हैं। तख्ता पलट की जो खबरें सामने आई हैं IOC ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं तो ईरान में सत्ता परिवर्तन के बड़े संकेत सामने आए हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोड सत्ता पर हावी है। IRGC चीफ अहमद वाहिदी की भूमिका अब इसमें काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्री के कूटनीतिक प्रयासों को भी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया है। IRGC चीफ ने विदेश मंत्री अरागची के फैसले को बदला है। अहमद वाहिदी ने ही होर्मुज खोलने का फैसला पलट दिया।
जहाजों की आवाजाही पर IRGC का मजबूत नियंत्रण है। कई जहाजों को चेतावनी और हमले की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो इसको इस तरीके से देखें कि जो दावा लगातार ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था कि वो रजीम को चेंज कर देंगे, तो क्या उसमें कामयाब हो गए हैं या फिर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं चल रहा है? ईरान में जो तख्ता पलट हुआ इसका क्या दूरगामी असर होगा, वो भी आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर फिलहाल ये सामने आ रही है कि ईरान की सत्ता के भीतर खींचतान तेज हो गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष और IRGC चीफ के बीच ठन गई। विदेश मंत्री से भी जनरल वाहिदी का विवाद बढ़ गया है। अमेरिका से टॉक पर सरकार और IRGC में मतभेद है, ये खबर सामने आ रही है। अमेरिका से बातचीत के पक्ष में IRGC दरअसल नहीं है और यही वजह है कि जो शांति वार्ता में ईरान की तरफ से जो संशय लगातार बना हुआ था कि वो शांति वार्ता में पहुंचेगा या नहीं, उसका जो मुख्य कारण था वो यही था कि ईरानी संसद के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे थे कि रिजीम हम बदलेंगे, और इससे उनका मतलब ये था कि एक ऐसा रिजीम जो कि अमेरिका प्रो हो, जो अमेरिका की बातें माने, अमेरिका की बात सुने। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। IRGC अगर अब कमान संभल रहा है, हावी नजर आ रहा है सरकार के ऊपर, तो वो तो अमेरिका से बातचीत के पक्ष में ही नहीं है। श्वेता, यहाँ मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली ये बात है कि ये जो वेस्टर्न मीडिया से खबरें आ रही हैं या जो खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी वहाँ की है और IRGC के बीच में, ये अस्यूज करने के लिए किया जा रहा है। ये इट मे नॉट बी एंटायरली ट्रू, आई कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है। हाँ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होगा। दूसरी बात यह है कि आप जब भी देखिए, जब भी कोई देश युद्ध में होता है तो वहाँ जो जनरल्स होते हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, उनकी कंसल्टेशन, उनकी बातचीत पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ये जैसे ट्रंप को भी अपने आर्मी जनरल को सैक करना पड़ा। अगर आप याद करें 71 में जो पाकिस्तान का ने सरेंडर किया था ईस्ट पाकिस्तान में भारत के सामने, तो जनरल नियाजी आए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन करने के लिए। तो जब तक कंप्लीट मिलिट्री डिफीट नहीं हो जाती है तब तक आप सरेंडर नहीं करते हैं। तो जरूर जिस तरह का प्रस्ताव या जिस तरह के गन पॉइंट पर जो मसौदा बन के आया था अमेरिका की तरफ से, वो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था। वहां पर उनको अपने कमांडर्स की राय लेनी पड़ेगी, क्या हम मिलिटरली इतना वीक हो चुके हैं कि हम नेक्स्ट असॉल्ट को या नेक्स्ट वेव ऑफ असॉल्ट को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। हमारे इतने हजार जो है सिविलियन ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, क्या हमारी सारी मिसाइल्स, हमारे सारे ड्रोन्स, हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो वो उस वक्त जो कमांडर्स कहते हैं नहीं, हम अभी भी तैयार हैं, सेनाएं तैयार हैं लड़ने के लिए। अगर सेकेंड वेव ऑफ अटैक आता है सीज फायर के बाद तो हम लड़ेंगे, और जब तक वो उनके अंदर लड़ने की क्षमता है, सरेंडर का इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कर्नल राठौर। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आपको भी लगता है कि जो मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं वो वेस्ट मीडिया का फैलाया हुआ है, वो अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है, या वाकई इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? मतभेद की खबरें जो आ रही हैं इसमें CIA और पाकिस्तान का हाथ प्रत्यक्ष दिखता है, जिसने बातचीत की बिसात बिछाई, वेन्यू तैयार की, और अगर ईरान वाले वहां नहीं आए तो जाहिर सी बात है एक बहाना तो देना है कि उनके यहाँ मतभेद है, और उस मतभेद को इतना बड़ा नहीं हो सकता है लेकिन उसको उजागर किया जा रहा है। ईरान की तरफ से इस पे खबरें नहीं आ रही, हालांकि 2-3 अपॉइंटमेंट जो किए थे राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने वो नहीं हो पाए हैं, जैसे इंटेलिजेंस मिनिस्टर वगैरह का अपॉइंटमेंट रद्द हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो ये आ रही है कि जिस तरीके से IRGC अपने रुख पर कायम है, खास करके हॉर्मुज के अंदर, उससे लगता है कि यहाँ पर जो मॉडरेट्स हैं उनके पास कंट्रोल नहीं बचा है। और इसके पीछे बहुत हद तक कारण ये भी है कि जो पहले राउंड की बातचीत हुई थी उसमें हमने देखा था कि गालिबाफ आए थे और उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस उनकी तरफ चला गया, लेकिन एक युद्धरत देश के अंदर इतने बड़े मतभेद का कोई स्थान नहीं है। ये एक प्रोपोगेंडा है जो बनाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया से, ये दिखाने के लिए कि हमने ईरान के अंदर यूनिटी खत्म कर दी है। अगर यूनिटी खत्म कर दी है तो जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं शहरों में, ये कहां से हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और
एक और बड़ी खबर यह है कि देखिए हॉर्मूज की लहरें गवाही दे रही हैं कि अमेरिका के साथ चल रहे वॉर में कूटनीतिक प्रयास अब दम तोड़ता दिख रहा है। आईआरजीसी ने साफ कर दिया कि अब देश की दिशा कोई मंत्री नहीं बल्कि जनरल तय करेगा। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आईआरजीसी चीफ के वो 3 बड़े फैसले बताते हैं जिससे ईरान में तख्ता पलट की आशंका को बल मिल रहा है। हालांकि जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान का एक वॉरफेयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है, एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर ऐसा होता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए अहमद वाहिदी के कहने पर वार्ता की टीम बदल जाती है, आखिरी वक्त में डेलीगेशन लिस्ट में बदलाव हो जाता है। इसके अलावा अली बागेरी कानी को टीम में शामिल किया गया। उदारवादी जो चेहरे थे उन्हें वार्ता टीम से बाहर किया गया क्योंकि सीधे सीधे इसका मतलब ये समझिए कि आईआरजीसी नहीं चाहता कि अब अमेरिका के आगे झुके और हॉर्मूज पर कोई समझौता हो। दूसरा कारण हॉर्मूज खोलने के फैसले पर आईआरजीसी का विरोध। आईआरजीसी ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सरकार के फैसले को खुली चुनौती दी। हॉर्मूज में आईआरजीसी की सैन्य तैनाती बढ़ गई। कई तेल टैंकर जहाजों को निशाना भी बनाया गया। अब तीसरे कारण की बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद वार्ता से पहले डेलीगेशन फाइनल नहीं। आईआरजीसी ने जहाज हमले का बदला लेने का ऐलान किया। आईआरजीसी का अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप और ईरान की कूटनीतिक फैसलों पर सैन्य रुख हावी नजर आ रहा है। इसके अलावा यह भी समझिए कि वाहिदी और सैन्य कमांडरों के कड़े रुख के बाद ही ईरान ने हॉर्मूज आवाजाही को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए। माना यह जा रहा है कि इस आदेश के बाद ही अमेरिका ने हॉर्मूज की नाकेबंदी की और आईआरजीसी के बढ़ते दखल को रोकने का प्रयास किया। आइए इसको भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो अमेरिका ने समुद्र में सख्ती बढ़ाई, ईरान पर दबाव तेज किया। ईरान के बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को रोका गया। 20 अप्रैल तक यूएस ने 27 जहाजों को रास्ते में रोका। अमेरिकी नौसेना लगातार निगरानी और कार्रवाई में जुटी जिसमें RINE और 8 मैन जहाजों को जबरन रूट बदलवाया गया। यूएस ब्लॉकेड लाइन के जरिए समुद्र में बनाई गई एक सीमा और हॉर्मूज पर आईआरजीसी के दखल के बाद नाकेबंदी का स्टेप उठाया गया। आईआरजीसी चीफ ने हॉर्मूज खोलने के फैसले को पलटा था जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो बदलाव है वो देखने को मिला। अब ये भी देखिए कि 1979 की क्रांति से लेकर आज की सैन्य रणनीति तक अहमद वाहिदी का नाम ईरान के नए रक्षक और सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभर रहा है। वाहिद सारे शाह चिरागी के नाम से मशहूर इस कमांडर ने सुलेमानी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ईरान की राजनीति को नया मोड़ दिया। आइए अब ये भी जानते हैं कि कैसे एक आंदोलनकारी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का चेहरा बन गया है। तो ईरान में कौन है अहमद वाहिदी, इसको समझिए। ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य चेहरों में शामिल है। इस वक्त आईआरजीसी के प्रमुख की भूमिका में सक्रिय है। असली नाम वहीद शाह चिरागी बताया जाता है। 1958 में अहमद वाहिदी का ईरान में जन्म हुआ था। शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान पहचान मिली थी। अहमद वाहिदी आईआरजीसी की स्थापना टीम के साथ जुड़े। ईरान की सुरक्षा और सैन्य रणनीति में बड़ा दखल इनका माना जाता है। एक समय कासिम सुलेमानी के करीबी माने जाते थे। सुलेमानी की मौत के बाद वाहिदी की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। वॉर में टॉप कमांडरों की मौत के बाद यह बड़ा पद मिला। वाहिदी ने ईरान की राजनीति में सैन्य पकड़ को मजबूत किया है और उनकी एक अहम भूमिका फिलहाल ईरान के फैसलों में देखने को मिल रही है। एवीएम श्रीवास्तव, तो वाहिदी की भूमिका अब आगे आप किस तरीके से देखते हैं और जो मिडिल ईस्ट में तनाव है, अमेरिका के साथ जो रिश्ते, इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं, वाहिदी की भूमिका को उसमें किस तरीके से आगे आप देख पा रहे हैं? सबसे बड़ी वाहिदी की भूमिका ये होगी कि जो रेजीम जिसको चेंज करने के लिए ट्रंप ने सारा इनिशिएटिव शुरू किया था, वो रेजीम बिकॉज ये आईआरजीसी के कमांडर हैं और ये उसी परंपरा को साथ ले आते हैं, तो आइडियोलॉजी जो है रेजीम की वो अब कंटिन्यू करेगी इवन इन हार्डर फॉर्म, मतलब और ज़्यादा हार्ड एंड फॉर्म में कंटिन्यू करेगी। और जब युद्ध होता है तो हार्डनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स होता ही है, वो उसका एक आउटकम है, कॉन्सिक्वेंस है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि युद्ध को आप अवॉइड करिए। अगर युद्ध नहीं होगा तो चीज़ें समझौते से हो सकती हैं। और युद्ध के दौरान श्वेता, ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को कि हमेशा जो है वो मिलिट्री कमांडर्स की जो राय होती है, उनकी जो बातचीत होती है, ख़ासतौर से इस तरह के युद्ध में, वो बहुत एक तरह से प्रोमिनेंस ले लेती है और डिप्लोमेसी पीछे छूटने लगती है। डिप्लोमेसी तभी हो सकती है जब आप उसको नेगोशिएट करने के फेवर में हो, आप कुछ दें और वो कुछ दें। अगर वो नेगोशिएशन जिसको हम कहते हैं कि आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरह के पोस्ट आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, प्रीएम करते हुए पोस्ट आते हैं, जिसकी अब चर्चा बहुत होने लगी है कि उनके पोस्ट ने एक्चुअली नेगोशिएटर्स की भी जो पावर होती है उसको खत्म कर दिया है। तो पहले आता है, अगर आपने ये नहीं माना, और ईरान का मनोबल बढ़ा दिया है। ट्रंप के जो पोस्ट आते हैं कर्नल राठौर, उससे ये कहें कि ईरान और ज्यादा फ्रंट फुट पर आ जाता है और अमेरिका बैक फुट पर। ईरान का मनोबल बढ़ाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का है। कर्नल राठौर, देखिए यहाँ पर जो पोस्चरिंग हो रही है ये दोनों तरफ से ये की जा रही है। इसमें किसी ने कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं, सिर्फ ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है।
और ईरान अपने आप को कमजोर नहीं दिखना चाहता है, तो उतनी वेंजेंस के साथ ईरान भी पोस्ट करता है, उतना ही इंसल्टफुल पोस्ट वो भी करता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और खाड़ी के देशों के। खाड़ी देशों के लिए अभी कहा है कि आप ऑयल तो भूल जाइए अगर युद्ध हुआ तो अभी तक तो कोई सीज फायर नहीं टूटा है, छोटे छोटे सीज फायर टूटे। लेकिन एक बात मान के चलनी चाहिए कि ईरान एक घिरा हुआ मुल्क है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका है जिससे वो रिकवर कर रहा है। तो क्या ईरान इस हालात में रहेगा कि एक सस्टेन्ड कैंपेन फिर से झेल सके? हम मानते हैं कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अमेरिका की इतनी मजबूती नहीं है, लेकिन अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है और वो चीज वो कर सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप को प्रोवोक किया गया, अगर कोई उनके ऊपर नुकसान हुआ और या उनकी प्रतिष्ठा पे आंच आई तो वो फौरी तौर से उसी तरीके के तरफ लौट जाएंगे और हम देखेंगे कि युद्ध फिर से भड़क गया। और यहाँ पर एक ऐसे पायदान पे हम खड़े हैं कि ईरान ने बातचीत को ठुकरा करके एक बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है जो कि किसी भी तरफ फट सकता है, हो सकता है फिर से। और ईरान ने अपने आप को एक विजेता के तौर पर दिखाने की कोशिशें भी शुरू की हुई हैं। देखिए, IRGC ने तेहरान में मिसाइल की परेड निकाली, एक संदेश दिया है उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर की नुमाइश की है, अमेरिका को दिखाया है कि देखिए कैसे देश की जो आवाम है सड़कों पर है और अपने देश के साथ है। मिसाइल के साथ सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी भी की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुर्रम शहर मिसाइल के साथ देखिए नारेबाजी की गई है। तो अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए अब तेहरान में जो मिसाइल की परेड निकाली गई है, जरा उसकी तस्वीरें आप देखिए और इस तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि ईरान के हौसले कितने बुलंद हैं, कितने बढ़े हुए हैं। खासतौर पर जैसे शांति वार्ता 1 फेल हुई, उसके बाद शांति वार्ता 2 के लिए ईरान ने सख्त तेवर दिखाए और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद पोस्ट करके सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। उसके बाद देखिए गजब का उत्साह ईरानी आवाम में नजर आ रहा है। इस बीच खबर यह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए यूके और फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाने का फैसला किया। ये बैठक आज लंदन में होगी। बैठक के दौरान अलग अलग देशों की सैनिक क्षमताओं, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और इलाके में फोर्स तैनाती जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। देखिए, करीब 2 महीने हो गए हैं, अहम समुद्री मार्ग लगभग बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ा है और उसी को फिर से बहाल करने के लिए, खुला रखने के लिए ये बड़ी बैठक होने वाली है 30 देशों की, जो लंदन में होने वाली है। तो 30 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, सबकी सैन्य शक्ति, क्षमताओं और वो इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं, इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज लंदन में ये बड़ी बैठक होने वाली है।